गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द एक्सरसाइज। अब बात ऐसी है जो मैंने आपसे बात भी की थी अभी कि रेडियो एक्टिविटी ये जो पार्ट है ये हटा दिया है आपके सिलेबस से। तो रेडियो एक्टिविटी हटाने की वजह से जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके थियरी में दिए हैं उसको करने की अभी ज़रूरत नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल्स, फर्दर न्यूमेरिकल्स गिवन इन योर एक्सरसाइज जो रिलेट करते हैं रेडियो एक्टिविटी से। मैक्सिमम सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो रेडियो एक्टिविटी से ही रिलेट करते हैं, इसलिए वो एक्सरसाइज करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे होगा ये हमारा थोड़ा बहुत समय बचेगा और वो समय अभी हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे सम अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और सबसे मेन बात है क्वेश्चन नंबर 6 जो बेस करता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर वो रह गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 342। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक न्यूमेरिकल है, वो हम पहले देख लेते हैं और उसके बाद मैं तुरंत MST CET के MCQs शुरू कर दूंगा। और बस इतना ही, क्योंकि वो अननेसेसरी आपका वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करता हूँ और उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है। तो लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम और मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करूँगा इस एक्सरसाइज का विच इज़ रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा है, डिटरमाइन द सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर पाशन फंड सीरीज गिवन द लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज इज़ 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो लाइमन सीरीज़ की सीरीज़ लिमिट दी है और उन्होंने फिर पूछी है बाल्मर पाशन एंड फंड सीरीज़ की सीरीज़ लिमिट। ना व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज़ लिमिट, पहले ये देख लेते हैं। तो हम पहले थोड़ी थियोरी रिवाइज कर लेते हैं। तो बात ऐसी है, सीरीज़ लिमिट का मतलब क्या है। तो हमने ये देखा कि whenever electron jumps from higher orbit to lower orbit, for example if electron jumps from higher orbit pth orbit to lower orbit, then it will emit, suppose this is higher orbit, this is lower orbit, electron jumps from higher pth orbit to nth orbit, then it will emit a photon like this, and this photon is having energy h nu, and photon यानी of course there must be some wavelength associated with that photon, and that wavelength can be given by, ये theory हमने cover की है, 1 upon lambda is equal to r into 1 upon n square minus 1 upon p square. So ये है वो एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट का मतलब होता है कि मिनिमम वेवलेंथ एमिटेड बाय दैट इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम वेवलेंथ कब एमिट होगी, वेवलेंथ इज मिनिमम, इसका मतलब ये होता है फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम यानी एनर्जी डिफरेंस जो है, एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा कब हो जाएगा, जब ये वाला फैक्टर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। कौन सा, 1 upon p स्क्वायर, ये जो फैक्टर है ये ज़ीरो हो जाएगा तब जाके आपको मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस मिलेगा। मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी मिनिमम वेवलेंथ। सो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन बहुत ऊपर की एनर्जी लेवल से एकदम लोअर की एनर्जी में जंप करेगा। सो बहुत ऊपर की यानी, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट ऐसा लेते हैं कि बहुत ऊपर की ऑर्बिट यानी p इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वी पुट p इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो सीरीज लिमिट का मतलब है p इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो इफ p इज इन्फिनिटी दिस एक्सप्रेशन बिकम्स 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 0, सॉरी 1 अपॉन 0 नहीं, 1 अपॉन इन्फिनिटी, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी जो होता है वो होता है 0। तो ये आपको मिलता है r upon n square. So 1 upon lambda is r upon n square, and that's why lambda is n square upon r. So this is about series limit of particular series. अब सीरीज़ कौन सी है अपने पास, हमारे पास है लाइमन, हमारे पास है बाल्मर, हमारे पास है
पाशन सीरीज, देन वी हैव ब्रैकेट सीरीज, देन वी हैव फंड सीरीज। तो ये सब के लिए बेसिकली है क्या, व्हेन आई टॉक अबाउट लाइमन सीरीज, सो लाइमन सीरीज के लिए ये जो n है, दिस n इज इक्वल टू 1। फॉर बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज के लिए n इज इक्वल टू 2 रहता है। फॉर पाशन सीरीज n इज इक्वल टू 3। फॉर फंड सीरीज n इज इक्वल टू 5 रहता है। फंड के लिए n इज इक्वल टू 5 रहता है। सो अब 4 के लिए कौन रहता है, 4 के लिए रहता है ब्रैकेट। तो पहले तो ये पता होना चाहिए था कि लाइमन यानी n इज इक्वल टू 1, और ये लाइमन की सीरीज लिमिट दे दी है। सो इफ आई पुट n इज इक्वल टू 1 हियर, आई एम गेटिंग वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। तो उन्होंने लाइमन सीरीज मेरे ख्याल से दी है। लाइमन सीरीज कितनी दी है, उसे मैं नाम देता हूँ लैम्डा एल। सो लाइमन सीरीज की वेवलेंथ उन्होंने दी है, गिवन द सीरीज लिमिट फॉर लाइमन सीरीज इज 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो अभी हम ढूंढ लेते हैं व्हाट इज बाल्मर सीरीज। सो बाल्मर सीरीज के लिए लैम्डा बी, अब देखो ये लाइमन सीरीज क्यों दी, हम डायरेक्टली अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, तो हमें डायरेक्टली सीरीज मिल जाएगी। तो इसके लिए लाइमन सीरीज देने की ज़रूरत नहीं थी, पता है, बट एक काम हम कर सकते हैं। अब देखो बाल्मर सीरीज के लिए क्या लिखूंगा मैं, बाल्मर के लिए n इज इक्वल टू क्या रहता है 2, यानी व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट और फोर्थ टू सेकंड ऑर्बिट और फिफ्थ टू सेकंड ऑर्बिट ओनली, देन द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बिलोंग्स टू बाल्मर सीरीज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से थर्ड ऑर्बिट में कूद रहा है, जंप कर रहा है, तो वो हो जाएगा पाशन। अगर वो इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में जंप कर रहा है फ्रॉम द हायर ऑर्बिट, फिफ्थ से फोर्थ, देन सिक्स्थ से फोर्थ, देन इट विल बी ब्रैकेट, और उसी तरह से फंड सीरीज। तो अभी देखो बाल्मर के लिए मैं क्या लिखूंगा, बाल्मर के लिए n कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 4/r हो जाएगा। और लाइमन के लिए क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1/r हो जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों का रेशो ले लूँगा। सो इफ़ आई टेक लैम्डा बी डिवाइडेड बाय लैम्डा एल, लैम्डा बी डिवाइडेड बाय लैम्डा एल, तो मुझे क्या मिलता है 4/r डिवाइडेड बाय 1/r। r कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपको बचता है 4। सो लैम्डा बी अपॉन लैम्डा एल इज इक्वल टू 4, एंड दैट मीन्स, इसका मतलब ये होता है लैम्डा बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स लैम्डा एल। सो 4 टाइम्स लैम्डा एल कितना दिया है 912। सो ये जो सीरीज आ रही है ये 8,4,3648 एंगस्ट्रॉम, आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल रही है 3648 एंगस्ट्रॉम। उनका आंसर क्या आ रहा है 3646 एंगस्ट्रॉम। चलेगा, इतना डिफरेंस चलेगा क्योंकि आंसर एंगस्ट्रॉम में है। तो 48 आ रहा है, उनका 46 आ रहा है, बट ये डिफरेंस चलेगा क्योंकि ये रीडिंग जो है वो एंगस्ट्रॉम में है। तो रेशो लेने का फ़ायदा ये है, आपको रेडबर्ग कांस्टेंट यानी r की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब एक काम करते, सिमिलरली कौन सी पूछी उन्होंने नेक्स्ट, पाशन सीरीज़ पूछी है। तो पाशन के लिए हमें पता है कि n इज इक्वल टू 3 है। सो पाशन सीरीज़ के लिए अभी मैं क्या करूँ, लेट लैम्डा p बी द सीरीज लिमिट ऑफ पाशन सीरीज, यानी मिनिमम वेवलेंथ एमिटेड इन पाशन सीरीज, लेट इट बी लैम्डा p। सो लैम्डा p अपॉन, फिर से मैं ले लेता हूँ लाइमन सीरीज क्योंकि वो दी है हमें। सो लैम्डा p अपॉन लैम्डा l इज इक्वल टू, अब देखो लैम्डा p के लिए यानी पाशन सीरीज के n की वैल्यू क्या है 3। सो 3 स्क्वायर बाय r यानी 9/r हो जाएगा। तो ये 9 डिवाइडेड बाय r, दिस डिवाइडेड बाय 1/r, लैम्डा एल के लिए 1/r लिखेंगे। सो लैम्डा p अपॉन लैम्डा l इज इक्वल टू, ये 9/1 हो जाएगा। लैम्डा p इज इक्वल टू 9 इंटू लैम्डा l। सो 9 इंटू लैम्डा l इज 912। सो देखो ये 18 0 फिर 8108 एंगस्ट्रॉम, ऐसा मेरा आंसर आ रहा है। उनका आंसर क्या आ रहा है 8204।
उनका आंसर आ रहा है 8204। अब ये पता नहीं ये कहाँ से आया, बट मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको, इन दिस केस यू कैन फाइंड आउट लैम्डा पी बाय यूजिंग दिस। लैम्डा पी क्या है, एन स्क्वायर यानी 9 डिवाइडेड बाय आर। आर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आर की वैल्यू आपको मिलेगी पेज नंबर रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ दी है, इट इज़ 1.097 इंटू 10⁻⁷ ये है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। सो ये वैल्यू इसमें पुट करो और जो भी आंसर आएगा वो इसके नज़दीक आना चाहिए। जस्ट कंफर्म करना, आइदर यू कैन डू बाय दिस मेथड और ये फार्मूला में डायरेक्टली वैल्यूज पुट करो, आपको मिल जाएगा। सो रेशो ले लो या फिर ये फार्मूला ले लो, किसी भी एक में अगर आप वैल्यूज पुट करोगे आपको आंसर मिलना चाहिए। हालांकि थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक बार आप भी इस तरह से कैलकुलेशंस करो, ये कैलकुलेशंस कंप्लीट करो एंड लेट मी नो आपको आंसर कितना मिल रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए ये एक्सरसाइज में एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर सिर्फ एमसीक्यूज पूछे गए हैं और एक ये क्वेश्चन आया है एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर है। सो यानी अल्फा पार्टिकल डीके, बीटा पार्टिकल डीके, और जो आपके सिलेबस से हटा दिया है, इसलिए मैं उसके न्यूमेरिकल्स अभी डिस्कस नहीं करूँगा। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने एमसीक्यूज में ऐड किए हैं सीईटी के, जस्ट फॉर सेफर साइड, पर ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही है, वो हैंडल कर लो आप। बट बाकी सारे न्यूमेरिकल्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर है। तो मैं तुरंत अभी शुरू करने जा रहा हूँ सीईटी के एमसीक्यूज। उससे पहले कोई भी इसमें अगर आपको डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो। मैंने कहा है आपको कि ये आपको क्लियर करना है, ये कैसे आया, ये बेसिकली ये ऐसे आया है, बट इसका आंसर मुझे बताओगे कि क्या ये 8204 आ रहा है इसमें भी, तो कंफर्म करके मुझे बता देना। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एमसीक्यूज। तो अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी एक्सरसाइज किसी भी काम की नहीं है, यानी सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट है। हालांकि थियरी पूरी पढ़ाई है आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप कर सकते हो वो एक्सरसाइज, बट देख लो। अब मैं शुरू कर रहा हूँ एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज है सीईटी के। तो पहला एमसीक्यू है, डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू थिन फॉइल इज ड्यू टू। अब अल्फा पार्टिकल यानी ये रेडियो एक्टिविटी वाला पार्टिकल नहीं है, ये पार्टिकल है गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट वाला, जो सबसे शुरू में आपके चैप्टर में दिया है। सो गीगर मार्सडन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, दे बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन अ गोल्ड फॉइल। तो उसमें जो अल्फा पार्टिकल्स का जो स्कैटरिंग हुआ था उसके 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। द स्कैटरिंग इज ड्यू टू रिपल्शन बाय द न्यूक्लियस, इंटरेक्शन विथ प्रोटॉन्स, अट्रैक्शन टू न्यूक्लियर, कोलिजन विद बीटा पार्टिकल्स। तो इसका आंसर आपको पता होगा, इट इज़ बिकॉज ऑफ रिपल्शन बाय द न्यूक्लिया, बिकॉज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जहाँ पे मास का 99% मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज आयन है। तो एक रिपल्शन है दोनों में, और उस रिपल्शन की वजह से, न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल के रिपल्शन की वजह से अल्फा पार्टिकल जो है वो स्कैटर हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ए। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 1st ऑर्बिट। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है। सो इसके लिए ना बेसिकली ऐसा है कि एक फार्मूला है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे n यानी ये 4th ऑर्बिट से वो 1st ऑर्बिट में आ रहा है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4 -1 डिवाइड बाय 2। सो ये आ जाएगा 12 यानी 6 नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इसका जो आंसर है वो है सी। अब ये क्या है, ये कैसे हो रहा है? सो बात ऐसी है, मैं इसको ज़रा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये 4th ऑर्बिट, ये 3rd ऑर्बिट, ये 2nd ऑर्बिट और ये 1st ऑर्बिट। तो हो सकता है कि फोटोन 4th से 1st में आ जाए, ठीक है, 4th से 1st में आ जाए तो ये एक फोटोन हमें मिल सकता है। या फिर दूसरा तरीका, तो जिसमें ये हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल रहे हैं कि वो यहाँ से यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ से वो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ से ये यहाँ तक आ सकता है। सो देयर आर इंटरमीडिएट ऑर्बिट्स। तो उसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन तुरंत 4 से 1 में ही आ जाए, वो 4 से 3 में आएगा, 3 से फिर 1 में आ सकता है, या 3 से 2 में आएगा और फिर 2 से 1 में आ सकता है। सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ जो है वो है 6, ये उनका यहाँ पे कहना है। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, वो ये है कि रेडिया ऑफ बोहर ऑर्बिट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पेज नंबर है 327 और उसमें आप देख सकते हो कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा वो है ए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट इज, और क्वेश्चन ज़रा अलग है, स्टेशनरी ऑर्बिट इज रिलेटेड टू एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इसका क्या रिलेशन है। सो ये भी आपको जो आंसर है ये मिल जाएगा आपको क्वेश्चन पेज नंबर 327 पे। तो वहाँ पे बता दिया है कि वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन 15.5 की, जहाँ पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया है। सो दिस वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो न्यूमेरिकल्स ये ज़रा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर ज़रा अच्छे से ध्यान देना। बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज c/137। द स्पीड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ c यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट इज, अब इसके लिए हमें पता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो यहाँ पे v2/v1 में लेता हूँ। सो v2 इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट, v1 इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। सो v2 सेकंड ऑर्बिट है तो ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट यानी 2 आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट यानी 1 आ जाएगा। नो v2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू v1, 1/2 इंटू v1 यानी c/137। तो c/ ये आ जाएगा c/274। तो c/274 यानी ये जो आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन सी। तो जैसे मैंने कहा था कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इस प्रकार के, तो इस पे ज़रा अच्छे से ध्यान देना। बहुत ही सिंपल टाइप है और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है, एकदम सिंपल है, बट यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दी है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज 2.182 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट कितना रहेगा। तो सिमिलर टू दिस क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है। सो v3/v1, थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी v3 इज वेलोसिटी इन थर्ड ऑर्बिट, v1 इज वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट। सो v3/v1 इज क्या रहेगा वो 1/3। सो v3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू ये 2.182 इंटू 10⁻⁶। अगर ये डिवीजन हम करते हैं तो ये आ जाएगा 0.727 इंटू 10⁻⁶। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 0.727, यानी ये है ऑप्शन सी। यानी इसको मैं अगर ऐसा लिखूँ 7.27 इंटू 10⁵, तो ये आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पर भी आंसर आपको मिल रहा है, आंसर सी, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना रहता है ये हमें बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में बता दिया था। इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम रहता है that is equal to L is angular momentum is equal to NH/2π, where N stands for principal quantum number यानी ऑर्बिट का नंबर। सो फोर्थ ऑर्बिट में उसका जो मोमेंटम रहेगा वो रहेगा 4h/2π एंड फर्स्ट ऑर्बिट में उसका जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो रहेगा 1h यानी h/2π। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम यानी L4 माइनस L1, सो दैट इज 4h/2π माइनस h/2π, दैट इज 3h/2π। अब आपका काम ये है कि वैल्यूज पुट करना, तो वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। 3 इंटू एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14। अब क्या ये कैलकुलेशंस करते बैठोगे आप यूजिंग लॉग टेबल, तो मत करो, देखो अप्रोक्सीमेटली करके देख लेते, देखते हमारा क्या आंसर आ रहा है। सो
ये 3 2s are 6, तो ये और ये 2 बन जाता है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको जो आंसर मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻34। तो अब ध्यान से देखना, ये जो 6.63 है ये 3.14 के ट्वाइस से ज़्यादा रहेगा, तो ये 2 पॉइंट समथिंग रहेगा एंड 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 जो है वो आंसर ग्रेटर देन 1 रहेगा, तो आंसर शुड बी लिटिल बिट ग्रेटर देन 3, बट अप्रोक्सीमेटली इतना। तो ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस, सारे ऑप्शन में 3 पॉइंट ही है, बट आपको बस ये देखना है पावर कहाँ पे आ रही है। सो इट इज़ ऑप्शन ए, ये पावर ऑप्शन ए में दिखाई दे रहे हैं, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तो ध्यान देना कैलकुलेशंस डिटेल में करने की कोशिश मत करना, अगर आप फास्ट कैलकुलेशंस अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हो तो, अदरवाइज आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, linear momentum in first orbit is 2 into 10⁻⁻24 kg meter per second. What is linear momentum in 8th orbit? अब यार ये लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम नहीं है, इस तरह से फटाक से हम नहीं कर पाएंगे। तो लीनियर मोमेंटम यानी क्या रहेगा? mv, यानी मास तो इलेक्ट्रॉन का सेम ही रहेगा किसी भी ऑर्बिट में। सो ये डिपेंड करता है कि वेलोसिटी उसकी कितनी रहेगी। सो mv8 अपॉन mv1। सो अब मुझे बताइए, मास तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ जो रिलेशन है वो हमें पता है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो दैट्स वाई ये मैं डायरेक्टली लिखूंगा 8/1। सो mv8 इज इक्वल टू 1/8 इंटू mv1। सो 1/8 इंटू mv1 यानी मोमेंटम वो दिया है 2 इंटू 10⁻⁻24। सो ये जो है ये कितना आएगा आंसर? 2 डिवाइड 1/4 यानी 0.25 इंटू 10⁻⁻24। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? यानी 2.5 इंटू 10⁻⁻25, ये आपका आंसर है। ऑप्शन है मेरे ख्याल से ए। यस, इट इज़ ऑप्शन ए। तो कंसेप्ट क्या ली मैंने मास को थोड़ी देर के लिए साइड में रखा, मुझे ये पता है मास हर जगह सेम रहेगा, वी कैन एज्यूम दैट कि मास इज कांस्टेंट। सो v8/v1 इज 1/8, क्योंकि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो v8/v1 इज 1/8, दोनों जगह m से मल्टीप्लाई किया, बस बाकी कुछ नहीं। mv1 इज लीनियर मोमेंटम इन फर्स्ट ऑर्बिट, जिसकी वैल्यू हमें दी है, हो गया, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन है, बट 9th में 10th क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड कर दिया, क्योंकि दोनों लगभग सेम ही है, लगभग यानी दोनों का आंसर भी सेम ही रहेगा। अब देखो क्या हुआ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट। और 10th में क्या पूछा है? 10th क्वेश्चन, अब मैं ये क्वेश्चन चेंज नहीं करूँगा, मैं एज इट इज़ दे रहा हूँ, भले ये सेम क्वेश्चन है बट वर्डिंग्स अलग है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो 10th क्वेश्चन में क्या दिया है? द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6, द एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड ऑर्बिट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेम ही रहेगी, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियस है आपका और ये आपकी फर्स्ट ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 1, तो इलेक्ट्रॉन जंप होके अगर सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है, n इज इक्वल टू 2, सो दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 2 इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में जाता है, सो थर्ड ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 3, दिस इज योर सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सो n इज इक्वल टू 2 करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड n इज इक्वल टू 3 इज योर सेकंड एक्साइटेड स्टेट। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर एनर्जी पूछिए, दे डिटरमाइन एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट। नो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है, यानी इट इज़ इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर वो जंप करके थर्ड एनर्जी लेवल में जा रहा है, सो इट इज़ इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये लिखा है यहाँ पे, इसे अच्छी तरह से याद रखना और मार्क भी कर लो, अगर चाहिए तो नोट कर लेना। हाँ जी, तो अब बाकी तो बस आसान है, क्योंकि ये कंसेप्ट क्या है, एनर्जी। अब ये मैं कैसे बता रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है आपका, इट इज़ गिवन
पेज नंबर जो है आपका 328 पे हम देख सकते हैं कि एनर्जी इज -13.6 z² डिवाइडेड बाई n², ऐसा इक्वेशन है। इवन मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था मैंने ये भी कहा था कि पहले वाले सिलेबस में ये z कोई टर्म थी ही नहीं, क्योंकि बोहर्स मॉडल जो था वो हाइड्रोजन के लिए था और हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल टू 1, एटॉमिक नंबर 1 रहता है, इसलिए z वहाँ पे था नहीं। इस साल यानी इस सिलेबस में उन्होंने z ऐड कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं। अगर वो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इन दैट केस z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन, z इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n², सो दैट मीन्स E2 बी द एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट एंड E1 बी द एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट, या फिर E2 बी द एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड E1 बी द एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट रहेगी, याद रखना, ग्राउंड स्टेट यानी हमेशा क्या, फर्स्ट ऑर्बिट रहेगी। सो यहाँ पे लिख देता हूँ E2 बाई E1। सो E2 बाई E1 फिर से एक बार बता रहा हूँ, E2 इज बेसिकली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फिर एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट, E1 इज एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट। सो इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n², यानी ये n2² अपॉन n1²। n1 इज 1 क्योंकि n1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये 1 हो जाएगी। n2 इज 2, तो 2 का स्क्वायर 4, ये 1 का स्क्वायर 1, ये 4, एंड दैट्स वाई E2 इज 1/4 E1, 1/4 -13.6, सो ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो E2 इज बेसिकली -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है आपका आंसर, तो ये आंसर दिया है ऑप्शन ए। सो 9 में ऑप्शन कहाँ पे है, 9 में ये ऑप्शन है बी में, और 10 में ये ऑप्शन है ए में। 9 एंड 10 दे आर सेम क्वेश्चंस, बट थोड़ी वर्डिंग्स अलग अलग है, बट ये वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों वर्डिंग्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए यू शुड बी रेडी विद दिस। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज, रेशियो ऑफ एनर्जीज इन फर्स्ट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, रेशियो पूछा है और वो भी एक्साइटेड स्टेट में, नॉट इन ऑर्बिट। हाँ, फर्स्ट टू सेकंड ऑर्बिट रहता तो वो E1/E2 रहता, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू सेकंड ऑर्बिट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू थर्ड ऑर्बिट, और हमें पता है क्या, हमें पता है कि E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n², सो आई कैन डायरेक्टली राइट हियर E2 इज 2² और ये हो जाएगा 3², तो ये आ जाएगा 9/4। बस इतना ही इसका आंसर है, बाकी कुछ भी नहीं। बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड स्टेट सेकंड ऑर्बिट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी इलेक्ट्रॉन इज इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड ऑर्बिट। सो E2 एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, E3 एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकंड एनर्जी करस्पॉन्ड टू सेकंड ऑर्बिट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू थर्ड ऑर्बिट। याद रखना इसे, एंड दैट्स वाई एज इट इज इनवर्स रिलेशन z², तो z² में तो z बेसिकली हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए z जो है वो 1 हो जाएगा, एंड वी आर गेटिंग ओनली E प्रोपोर्शनल टू 1/n²। हाँ, इसके अलावा अगर वो हीलियम वगैरह पूछते हैं तो फिर आपको Z की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। याद रखना, जैसे उन्होंने कहा है कि E इज इक्वल टू -13.6 z² अपॉन n², तो ये अगर हीलियम लेते हैं तो Z विल बिकम 2। याद रखना इसे, Z बिकम्स 2 और n डिपेंडिंग ऑन द डाटा गिवन, यानी एक्साइटेड स्टेट दी है या ऑर्बिट दी है तो उसके ऊपर n डिपेंड करता है। सो 3²/2², आंसर इज 9/4। 9/4 यानी कौन सा आंसर आ रहा है, इट इज़ ऑप्शन सी 9/4। तो यहाँ पे थोड़ी गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं, इसलिए ज़रा केयरफुल रहना इस तरह के क्वेश्चंस में। एक्साइटेड स्टेट पूछा है
या ऑर्बिट में पूछा है। अगर एक्साइट स्टेट में एनर्जी ले रहे हैं तो n+1 यानी 1 से एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। बस इसे अच्छी तरह से समझ लो, बाकी कुछ नहीं। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप दैट विल बी द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कवर कर रहा हूँ, जो कि ये रेडियो एक्टिव पूरा हटा दिया है। तो वी आर कवरिंग ओनली 35 क्वेश्चंस। जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैंने 2-3 क्वेश्चंस रेडियो एक्टिविटी के लिए हैं, जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए हमें पता होना चाहिए कुछ छोटी छोटी बातें। दैट्स इट। तो अभी मैं रुक रहा हूँ, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।